हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। और आज की वीडियो होने वाली है सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति एंड मेजरमेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। मुद्रा की पूर्ति के माप कौन कौन से हैं। तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट रहेगा, नोट्स बनाइएगा साथ में, बड़ा आसान आपको ये लगने वाला है। तो चलिए समझते हैं सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है फ्लो और एक होता है आपका स्टॉक। ठीक है, जब हम सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे ना तो हम स्टॉक पर फोकस करेंगे। पहले मैं ये अंतर क्लियर कर देती हूँ कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। जब हम किसी चीज को ए पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, मापते हैं, एक समय के निश्चित बिंदु पर मेजर करते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्टॉक। क्या कहेंगे उसको? स्टॉक कहेंगे। जैसे इस टाइम मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए हैं, इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे अकाउंट पे 1,00,000 रुपए हैं, तो ये क्या है? ये आपका स्टॉक है। क्लियर है। अब बात आई फ्लो की, हिंदी में कहते हैं इसको प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? अगर एक समय की अवधि में, ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अगर हम किसी चीज को एक समय अवधि में मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका फ्लो कहलाएगा। जैसे कि मंथली इनकम 25,000 है, एक महीने में कितनी इनकम हो रही है? 25,000 है, तो ये क्या है? आपका फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जब आप मुद्रा की पूर्ति की बात करोगे तो आप लोगों के पास एक अर्थव्यवस्था में, एक कंट्री में लोगों के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब स्टॉक की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मनी का स्टॉक होगा, जितना भी मनी का स्टॉक होगा उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। ओके जी, आगे देखिए। अब जब हम इस स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किन लोगों के पास जो मनी है वो सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड होगी, किसके पास मनी है वो इंक्लूड नहीं होगी, और किसके पास मनी है उसको हम इंक्लूड करेंगे। इसके लिए हम इसे दो भागों में बांटेंगे। कैसे? एक तो होता है आपका मनी यूजिंग सेक्टर, या मनी, इसको डिमांडिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं आप, यानी कि मनी को यूज करने वाला सेक्टर होता है एक, तो है ना, जैसे कि हम लोग हैं, पीपल। ओके, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आपका मनी सप्लायर सेक्टर। ओके, मनी की सप्लाई करने वाला सेक्टर। मनी की सप्लाई कौन करता है? हम सबको पता है, गवर्नमेंट, और जितना भी आपका बैंकिंग सिस्टम होता है, बैंकिंग सिस्टम, वो सभी किस में आते हैं? आपके सप्लायर्स में आते हैं। जो आपका बैंकिंग सिस्टम है, इसमें आपका सेंट्रल बैंक भी आएगा, जो हमारे देश में आरबीआई है, और जितने भी अदर कमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो लोगों की जमाओं को स्वीकार करते हैं, उनको लोन देते हैं, वो सब भी आपके बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। जब आप मनी स्टॉक की बात कर रहे हो, सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहे हो, तो सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर के पास जो मनी है उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड करेंगे। यानी लोगों के पास जितना भी मनी इस टाइम पे है, पॉइंट ऑफ टाइम पर है, उस सब को अगर हम जोड़ देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? अपने मनी स्टॉक पर पहुंच जाएंगे, जो हमारा क्या है? सप्लाई ऑफ मनी है। जो मनी सप्लायर सेक्टर है उसके पास कितनी भी मनी आपकी रखी हुई है, उसके पास कितना भी रुपया पैसा है, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। तो सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था में लोगों के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मनी का स्टॉक होगा उसे हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। इस सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर की मनी को ही इंक्लूड किया जाएगा। जो मनी सप्लायर हैं, गवर्नमेंट हो गई, आपकी बैंकिंग सिस्टम हो गया, उसके पास जितनी भी मनी है उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, अब इसको लिखना देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि मेजरमेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी कौन कौन से हैं। ओके, सप्लाई ऑफ मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी है वो एक स्टॉक की धारणा है या अवधारणा है। इट मीन्स टोटल मनी, यानी सप्लाई ऑफ मनी का मीनिंग क्या होगा? टोटल मनी स्टॉक, कुल में जो मनी का स्टॉक है किसके पास है? विद द पीपल, लोगों के पास,
ऑफ ए कंट्री, एक देश के लोगों के पास मनी का जितना भी टोटल स्टॉक है, कब, ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक दी गई समय की अवधि पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। इट इंक्लूड्स मनी विद द मनी यूजिंग सेक्टर, सप्लाई ऑफ मनी में जो यूजिंग सेक्टर है उसके पास जो मनी है उसे इंक्लूड करते हैं, बट नॉट विद द मनी सप्लायर सेक्टर, लेकिन मनी सप्लायर जो सेक्टर है उसके पास जो मनी है उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। आता आपको सब है, समझ आपने पहले लिया है, सिर्फ लिखना देख रहे हैं। ओके, तो मनी यूजिंग सेक्टर कौन कौन से है मैंने बता दिया था आपको। मनी विद द पीपल, लोगों के पास जो मनी है वो मनी यूजिंग सेक्टर में आएंगे, या फिर और बाय दोज हु डिमांड मनी, जो मनी की डिमांड करते हैं, जिन्हें खर्चे के लिए या किसी और जरूरत के लिए मनी चाहिए होती है, वो सेक्टर भी आपका किस में आएगा, मनी यूजिंग सेक्टर में आएगा। लास्ट है मनी सप्लायर सेक्टर, कौन सा है बता दिया था, गवर्नमेंट इसमें शामिल होती है। एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री, किसी देश का बैंकिंग सिस्टम, जिस देश की सप्लाई ऑफ मनी की बात करें उसी देश का क्या, बैंकिंग सिस्टम किस में आएगा, सप्लायर्स में आएगा। और इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे वो सब इसमें शामिल होंगे, साथ साथ जो किसी देश का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है, वो क्या होगा, आपका सप्लायर सेक्टर में शामिल होगा। ओके, अब समझते हैं कि मेजरमेंट्स कौन कौन से हैं सप्लाई ऑफ मनी के। मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति के माप कौन कौन से हैं, हम इनको 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका M1, M2, M3 एंड M4। तो हम जब मनी सप्लाई को मेजर करेंगे M1 से, तो हम उसमें किन किन चीजों को शामिल करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, फुल फॉर्म अभी समझाएंगे अच्छे से क्लियरली, सिर्फ याद कर लीजिए C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या होगा, C का मतलब होगा आपका करेंसी, क्या होगा, करेंसी। और मैंने आपको बताया हुआ है कि करेंसी में आपके पेपर नोट्स भी आएंगे और कॉइन्स भी आएंगे, यानी कि एक देश के लोगों के पास जितना भी आपका पेपर नोट्स हैं, जितनी भी आपके कॉइन्स हैं, वो सब किस में शामिल हो जाएंगे, आपके करेंसी में आ जाएंगे। ओके, दूसरा है आपका DD। DD का मतलब आपको पता है, डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं, है ना, किसकी मांग जमाएं, लोगों की मांग जमाएं, किसके पास, बैंकों के पास। तो बैंकों के पास जितनी भी लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो भी आपके किस में शामिल होंगे, M1 में शामिल होंगे। अब बात आई जी OD की, फुल फॉर्म तो क्या होगी, अदर डिपॉजिट्स, यानी कि इन डिपॉजिट्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं, इनके अलावा और जो डिपॉजिट हैं वो कौन कौन से हैं जो आपके M1 में शामिल होंगे। अदर डिपॉजिट को याद करने का एक आसान तरीका है, 3 याद करेंगे, 1 2 3 पॉइंट्स इसमें हम याद करेंगे। पहला, सब में जो कॉमन चीज है पहले वो लिख लेते हैं। कॉमन क्या है, DD विद RBI। RBI की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का है, इंडिया का है ना, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, दूसरे में भी क्या लिखेंगे, DD विद RBI। ओके, और थर्ड में भी क्या लिखेंगे, DD विद RBI। ओके, अदर डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं कि अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या शामिल होगा। DD विद RBI सब में सेम है। तो पहले में क्या आएगा, यानी कि डिमांड डिपॉजिट RBI के पास किसके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, जितने भी भारत में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान हैं उनके जितने भी DD RBI के पास हैं वो आपके अदर डिपॉजिट्स में आ जाएंगे। जैसे कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं इंडिया में, IDBI, है ना। दूसरा आपका एक्सिम बैंक हो सकता है, AXIM बैंक। नेबर्ड हो सकता है आपका NABARD, नेबर्ड। ये कुछ एग्जांपल है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जिनके जितने भी डिमांड डिपॉजिट होंगे RBI के पास वो अदर डिपॉजिट में आएंगे। ओके, दूसरा है DD विद RBI, किसके जी, इसको यहां लिख देती हूं मैं, किसके RBI के पास DD, जो आपके फॉरेन है ना, फॉरेन मतलब विदेशों में,
फॉरेन के जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उनके जितने भी डिमांड डिपॉजिट हमारे आरबीआई के पास हैं, विदेशी केंद्रीय बैंकों के डीडी आरबीआई के पास हैं, तो वो अदर डिपॉजिट्स में आएंगे। इसके साथ साथ जो फॉरेन गवर्नमेंट है, विदेशी सरकार के कोई डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास है तो वो भी अदर डिपॉजिट में आएंगे। 2 हो गए। तीसरा है डीडी विद आरबीआई, किसके, जितने भी आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी आपके इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं, जैसे कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, चाहे वो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक है, उनके जितने भी डीडी डिमांड डिपॉजिट आरबीआई के पास हैं वो इसमें शामिल होंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और आपने समझनी है, M1 मेजर से सप्लाई ऑफ मनी को मेजर करते हैं तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ये तो हो गया कि क्या शामिल होना है, क्या शामिल नहीं करना है, क्या वो लिख के नहीं बता रही हूँ, जस्ट समझा रही हूँ। अभी जब हम नोट्स करेंगे तो उसमें लिख दूंगी क्या शामिल नहीं होगा। अगर रिजर्व बैंक के पास हमारे देश के बैंकों के कोई डिपॉजिट हैं, हमारे देश का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है उसने आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट किया है, मनी डिपॉजिट की है, तो वो आपकी M1 में शामिल नहीं होगी, सप्लाई ऑफ मनी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि बैंक जो है हमारे देश को वो क्या है, वो सप्लायर्स हैं, और सप्लायर्स ऑफ मनी को आप मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते हो। ओके जी, आगे आ जाओ M2 पर। M2 M1 से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक बड़ी टर्म है। किससे? M1 से। क्यों बड़ी टर्म है? क्योंकि जब हम M2 का यूज करते हैं तो उसमें हम M1 को तो शामिल करते ही हैं, यानी कि M1 तो इसमें पहले ही शामिल है, M1 शामिल है, उसका मतलब क्या है, सी डी डी ओ डी इसमें शामिल है, प्लस इसमें और एक्स्ट्रा में क्या शामिल है, डिपॉजिट, क्या लिख रही हूं, विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ठीक है, यानी कि पोस्ट ऑफिस डाकघर के सेविंग अकाउंट में जितना भी डिपॉजिट है वो भी किस में शामिल होगा, आपका M2 में शामिल होगा। M1 तो है ही, साथ में डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी इसमें शामिल होगा। इसमें M1 है और साथ में एक चीज और शामिल है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा ना, किससे, M1 से M2 बड़ा हो गया। ठीक है, थर्ड है आपका M3। M3 भी M1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसमें M1 तो शामिल है ही, इसमें M1 तो शामिल है ही, उसके अलावा इसमें क्या शामिल है, नेट टर्म डिपॉजिट विद बैंक। बैंकों के पास जितना भी टर्म डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट को हम फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, सावधि जमाएं या फिक्स्ड डिपॉजिट FD जिनको हम कहते हैं, यानी बैंकों के पास M1 के साथ साथ अगर हम इसमें नेट टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बैंकों के पास लोगों का जितना भी टाइम डिपॉजिट है उसको भी जोड़ दें तो हम कहां पहुंच जाएंगे, M3 पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसमें M1 के साथ एक और चीज शामिल है, इसलिए ये M1 से बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके जी, और लास्ट बचा आपका M4। M4 सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि इसमें M3 शामिल है। क्या शामिल है? M3 पहले ही शामिल है। उसके अलावा इसमें क्या शामिल है, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी डिपॉजिट है वो सब और M3 M4 में शामिल होगा। अभी आप कहेंगे कि पोस्ट ऑफिस की बात तो पहले भी हुई थी, हाँ जी हुई थी, लेकिन इसमें सिर्फ सेविंग अकाउंट की बात हुई थी, और इसमें क्या करा, जितना भी पोस्ट ऑफिस के पास डिपॉजिट है वो और प्लस में M3 दोनों ही शामिल होंगे, किसमें, M4 में शामिल होंगे। क्लियर है जी? M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M4 हो गया। अब इनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं कह दूं कि इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है, 2 बड़ी टर्म बताइए और 2 छोटी टर्म बता दीजिए, यानी 2 बड़े मेजर्स बता दीजिए और 2 छोटे मेजर बता दीजिए, नैरो एंड ब्रॉड।
तो आपको समझ में आएगा कि M1 तो सबसे छोटा है ही। अगर नैरो की बात करें तो सबसे पहले आपका M1 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका M2। क्यों आ जाएगा M2? क्योंकि इसमें भी M1 शामिल है, M3 में भी M1 शामिल है, लेकिन इसमें जो हम नेट टर्म डिपॉजिट की बात कर रहे हैं बैंकों के पास, वो ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। ओके, और जब ब्रॉड की बात करेंगे तो भी आपके दो ही आपके पास बचेंगे, M3 और M4। ओके जी, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि लिखना कैसे है। तो M1 में क्या शामिल होता है? C प्लस DD प्लस OD। C रेफर्स टू करेंसी। करेंसी में क्या शामिल होता है? एंड करेंसी इंक्लूड्स पेपर नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल, लोगों के पास एक कंट्री के। ओके। DD डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों के जितने भी मांग जमाए हैं वो इसमें शामिल होंगे। OD मतलब अदर डिपॉजिट्स। OD रेफर्स टू द अदर डिपॉजिट्स, और इसमें क्या शामिल होगा? DD विद RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है उनके कोई DD RBI के पास है तो वो इसमें शामिल होंगे। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे IDBI हो गया, फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम हो गया, एक्सिम बैंक होता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे और एग्जाम्पल हो सकते हैं IFCI एंड नेबर्ड। ओके। दूसरा है DD विद RBI ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। विदेश के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उनके जो हमारे पास RBI के पास DD हैं। एंड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, या फॉरेन गवर्नमेंट का कोई DD हमारी RBI के पास है। अगला है DD विद RBI ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, जैसे कि आपके IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इनके DD RBI के पास हैं। तो ये सारा प्लस कर देंगे तो हम क्या करेंगे? सप्लाई ऑफ मनी पर पहुंच जाएंगे। किस मेजरमेंट से? M1 से। डज नॉट इंक्लूड, और M1 में क्या शामिल नहीं होगा? डिपॉजिट विद RBI ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जिस तरीके से डिपॉजिट विद RBI ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, देश के बैंकिंग सिस्टम यानी कि कमर्शियल बैंक हैं उनका कोई डिपॉजिट RBI के पास है तो उसको भी हम सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो भाई सप्लायर्स हैं, सप्लाई करने वाला सेक्टर है ना, तो इनकी जो मनी होती है वो आपकी सप्लाई ऑफ मनी में इंक्लूड नहीं होती है। M2 है, इट इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन M1। ये M1 से बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या क्या शामिल होता है M2 में? M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जितना भी डिपॉजिट है वो इसमें शामिल होगा। ओके। M3 इट इज आल्सो ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन M1। M1 से बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या शामिल होता है M3 में? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट कह लो, टर्म डिपॉजिट कह लो, फिक्स्ड डिपॉजिट कह लो, विद बैंक के पास। और M4 है, M4 जो है वो M3 से बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या शामिल होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास जितना भी डिपॉजिट है वो सब इसमें शामिल होगा, लेकिन अदर देन NSC इसमें शामिल नहीं होगा। अब आप पूछेंगे जी NSC क्या है? फुल फॉर्म तो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट इसको हम कहते हैं। ये एक तरीके का आप इसको कह लो, ये टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू इश्यू किए जाते हैं। अगर आप इनमें अपना मनी इन्वेस्ट करते हो तो आपको लाभ की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है और इसमें जोखिम जो होता है वो कम होता है। तो इसमें अगर आपने पैसा डाला है तो वो आपके मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। ओके। अब अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करें कि सप्लाई ऑफ मनी का ब्रॉड कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वो कौन से हैं? M3 और M4 हैं। और नैरो की बात करें, छोटे कॉन्सेप्ट की बात करें, तो M1 और M2 है। ओके। यहाँ पे ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। सप्लाई ऑफ मनी क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।